हम मेथड्स पढ़ रहे थे, मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे, परसेंटेज मेथड, उसके बाद हमने देखा टोटल रेवेन्यू या आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड, और नंबर 3 पे मैंने लिखवाया था जियोमेट्रिक मेथड। तो आज जो हमने मेथड डिस्कस करना है वो है जियोमेट्रिक मेथड। तो ये तीसरा जो है वो मेथड है कैलकुलेट करने का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Geometric method to calculate price elasticity of demand। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने जो है वो कैलकुलेट करना है जियोमेट्रिक मेथड से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम जियोमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसमें फॉर्मूला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to lower part of the demand curve to upper part of the demand। ये लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व और अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व ये फॉर्मूला तो है, लेकिन हम इसके लिए पहले जो है वो डिमांड कर्व शो करवाएंगे। डिमांड कर्व की जो डायग्राम होगी वो हम डिमांड कर्व को शो करवा देंगे। अब जब डिमांड कर्व को शो करवाएंगे तो क्या ये जो मैंने बनाई है ये डिमांड कर्व है? हाँ नहीं, यहाँ पर होगी प्राइस, यहाँ पर है क्वांटिटी। जब प्राइस यहाँ पे है तो कोई क्वांटिटी दिखेगी? कोई क्वांटिटी दिखेगी? लेकिन हमने कोई ऐसा पढ़ा था कि प्राइस जब होगी हमारे पास ना चेंज होने के बराबर, मतलब इनसिग्निफिकेंट चेंज होगा जिसे हम मेजर ही नहीं कर सकेंगे, और वो हमने बात की थी कि ना होने के बराबर या माइनर सा चेंज अगर प्राइस के अंदर आ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो हमने वहाँ पर कोई डिग्री पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने एक और डिग्री पढ़ी थी कि प्राइस के अंदर अगर कोई चेंज ना आए तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली वही 2 चीज़ें आएंगी जिनको मैंने कहा था कि ये बहुत रेयर केसेस में डिस्कस होंगी, अदरवाइज हमारे पास जो डिग्रीज हैं वो मेनली 3 ही डिस्कस होंगी, एक यूनिट इलास्टिक, एक इनइलास्टिक और एक इलास्टिक। यहाँ पर डायग्राम आपको दी होगी इस क्वेश्चन में, अगर कोई इसका कोई MCQs आएगा तो आपको डायग्राम जो है वो बना के देगा और आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ड्रा करके दे देगा और कहेगा कि बताइए कि ये पॉइंट इन इलास्टिक होंगे, इलास्टिक होंगे या यूनिट इलास्टिक होगा। अब अगर बिल्कुल सेंटर में देखें हम, ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये पॉइंट ए जो है ये बिल्कुल सेंटर पे, इस डिमांड कर्व के अपर साइड पे भी उतना ही गैप है और लोअर साइड पे भी उतना ही गैप है। तो अगर हम यही गैप यहाँ से देखते हुए इस फॉर्मूला में पुट करें तो फॉर्मूला में क्या है जी? लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। जो लोअर पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को, अपर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस को। अब लोअर पार्ट और अपर पार्ट यानी कि जो आपके पास क्वांटिटी में चेंज है और जो प्राइस में चेंज है वो दोनों आपस में क्या है?
इक्वल, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो PED इज इक्वल टू 1 होगा, और इस डिग्री को हम क्या कहते थे, यूनिट इलास्टिक। अगर हम इससे अबव मूव करें तो यहाँ कोई एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं जिसे हम पॉइंट B का नेम देते हैं। अब अगर पॉइंट B से देखें तो पॉइंट B में सिर्फ चेंज कम है, और अगर क्वांटिटी में चेंज देखेंगे तो ज़्यादा, यानी कि लोअर पार्ट में गैप ज़्यादा है और अपर पार्ट में गैप कम है। तो मतलब अपर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइस। लोअर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को। अब अपर पार्ट में चेंज कम है और लोअर पार्ट में चेंज ज़्यादा है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी इंक्रीज है और चेंज इन प्राइस डिक्रीज है। कि प्राइस में चेंज कम हुआ, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कोई ना कोई तो चेंज हुआ है, लेकिन प्राइस की निस्बत वो चेंज क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो ऐसी डिग्री हमने कौन सी पढ़ी थी, यूनिट इलास्टिक या इनइलास्टिक या इलास्टिक, इलास्टिक। के प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक। अगर इससे हम अबव चलेंगे, ए से अबव, लाजमी नहीं कि बी, यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है। अगर आप इनका भी गैप देखेंगे तो वो क्वांटिटी से कम ही होगा। ये मैं एक अंदाजन गैप मिड से ऊपर बना रहा हूँ कि अगर यहाँ से पीछे तक कोई भी पॉइंट होगा, इससे यहाँ तक, वो सारी की सारी डिग्री क्या होगी, इलास्टिक होगी। वो सारी की सारी डिग्री इलास्टिक होगी, क्योंकि वो 1 से लेस होगा, मतलब यहाँ से 1 से ग्रेटर होगा और यहाँ पर इंफिनिटी से लेस होगा। और अगर इस पॉइंट से अबव की बात करेंगे हम यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस में चेंज ज़्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम। तो वो यहाँ से यहाँ तक का फेस, उसके अंदर जहाँ पर भी कोई पॉइंट ड्रा कर दिया जाएगा, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, 1 से लेस होगी। और अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रा करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इनफिनिटी। अब ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट से अगर हम अबव कोई पॉइंट ड्रा करें तो आपके पास जो है वो डिग्री कौन सी होगी। तो अगर अबव जाएंगे तो इलास्टिक, अगर बिलो आएंगे तो इनइलास्टिक, और अगर हम बिल्कुल ऑन दी एक्स एक्सिस रहेंगे तो आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर हम रहेंगे ऑन वाई एक्सिस तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। 0 से यूनिट से अबव जाएंगे तो इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में गैप कम होता जा रहा है और क्वांटिटी में ज़्यादा। तो प्राइस में चेंज कम होगा, क्वांटिटी में चेंज प्राइस की निस्बत ज़्यादा। तो हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक। अगर दोनों में चेंज इक्वल होगा तो लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड का, यानी कि क्वांटिटी में चेंज इक्वल, और अपर पार्ट ऑफ द डिमांड का चेंज इक्वल। तो आपस में दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आंसर बचेगा 1। अगर यहाँ पर चेंज कम है, वो कहते हैं जी यहाँ पर चेंज आया है तकरीबन 10% और यहाँ पर चेंज है 15%, तो फिर क्या होगा कि प्राइस में चेंज ज़्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो वो फेस ये वाला बनेगा। अगर बिलो की बात करेंगे तो मिड से लेके ये वाला सारा होगा मिड से अबव जाएंगे तो होगा इलास्टिक, और अगर ऑन एक्स एक्सिस रहते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर ऑन वाई एक्सिस जाएंगे तो परफेक्टली इलास्टिक, और अगर ऑन सेंटर पे रहेंगे या मिड पे रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट इलास्टिक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें से जो उसका फेवरेट एमसीक्यूज है वो ये बन सकता है कि अगर एक टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट पे उसे कट करके गई है तो ये टेंजेंट लाइन की डिग्री क्या होगी, इस टेंजेंट लाइन की डिग्री क्या होगी। यहाँ पर अगर इस चेंज को देखेंगे तो ये चेंज नहीं देखना आपको,
आपने ये देखना है कि अगर कोई एक लाइन उसे कट करके गई है और किसी एक पॉइंट पे उसे कट करके गुजर गई है तो वो उसके लिए क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। मतलब कि किसी एक सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन से या एक स्ट्रेट लाइन को एक सर्कल कहीं पर एक पॉइंट से टच करके गुजरे तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। अब इसके लिए टेंजेंट पॉइंट ये होगा। अब इस पॉइंट को देखेंगे कि क्या वो पॉइंट मिड से अबव है या मिड से बिलो। अगर मिड से अबव है तो फिर ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी डिग्री क्या होगी, इलास्टिक। अगर बिल्कुल मिड पे है तो यूनिट इलास्टिक, और अगर बिलो द मिड पॉइंट है तो इनइलास्टिक। ये एमसीक्यूज जो है वो थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं कि अगर एक लाइन उसे जो है वो अबव से कट करती है या वो बना के दे देगा कि ये लाइन इसको कट करके जा रही है तो बताएं इसकी डिग्री क्या होगी। तो आपने यहाँ पर देखना है कि जिस पॉइंट पे उसे टच करके गुजरेगी अगर तो वो मिड से अबव है तो आप कह देंगे कि ये इलास्टिक है, और अगर बिलो दी मिड पॉइंट है तो इनइलास्टिक। तो ज्योमेट्रिक मीन में बस यही एक एमसीक्यूज बन सकता है, इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन में अभी तक एग्जाम में कोई भी एमसीक्यूज इसके अलावा टेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद हमने और भी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, बाकी दो टाइप्स हमने और भी पढ़ी थी, एक थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरी थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बाकी अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने साथ एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी एहतियात का नाम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें नंबर 2 पे थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 तो हमने एक्सप्लेन की थी, नंबर 2 पे है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हमने YED से रिप्रेजेंट किया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने YED से रिप्रेजेंट किया था, और इसका फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम। कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आ जाए, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि इनकम में चेंज आने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आता है तो वो क्या कहलाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्रीज इसकी भी बिल्कुल वैसी रहेंगी। और अगर इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स देखेंगे तो कैलकुलेट करने के मेथड इसमें आपके पास आ जाएगा परसेंटेज मेथड। और परसेंटेज मेथड में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में एक में कि वहाँ पर सिर्फ एक माइनर सा चेंज आएगा, जहाँ प्राइस है वहाँ क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर इसका उससे कोई आंसर आएगा तो उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे जब, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कि अगर कोई इसका आंसर आएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो भी आंसर आएगा उसमें जो साइन होगा, फॉर एग्जांपल प्लस या माइनस, ये जो भी साइन होगा किसी वैल्यू के साथ, तो वैल्यू वहां पर क्या बताएगी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां पर इनकम दो गुड्स पे इफेक्ट करती है, एक नॉर्मल गुड और दूसरी इनफीरियर, और दूसरी है इनफीरियर। अगर तो आंसर पॉजिटिव होगा तो टाइप कौन सी होगी, नॉर्मल गुड्स, और अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो टाइप कौन सी होगी, इनफीरियर गुड्स। क्योंकि ये साइन जो होंगे वो बताएंगे टाइप्स ऑफ गुड्स को, और जो वैल्यू साथ में आएगी न्यूमेरिक वैल्यू वो बताएगी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरह एक और काइंड थी, वो थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, जिसे हमने एक्स ई डी से रिप्रेजेंट किया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम को हमने वाई ई डी से रिप्रेजेंट किया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो एक्स ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट बी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से किसी दूसरी प्रोडक्ट में चेंज आ जाना, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी दो तरह से ये दो गुड्स पे इफेक्ट करता है, एक होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होंगी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर तो आंसर आएगा पॉजिटिव में तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और अगर आंसर आएगा नेगेटिव में तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और साथ में जो वैल्यू होगी वो किसके बारे में बताएगी? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताएगी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो पूछ